नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को करते हैं, जहां पे हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ उन सभी प्रश्नों का समावेश करते हैं जो प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वहीं हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाए, समझ पाए और सफलता को सुनिश्चित कर पाए। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थ्योरी पढ़ाई जा रही है। थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक बहुत प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत प्रकार की कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता है। सो सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई जा रही है। थ्योरी मेरे द्वारा ही पढ़ाई जा रही है। अगर आप इसकी लाइव क्लास होती है, अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे कंप्लीट थियरी तो पढ़ाई जा रहे हैं, साथ ही साथ कंप्लीट आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट जरूर दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी यहाँ पे कराई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस ईमानदारी से 1.5-2 घंटे आप एप्लीकेशन पे जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से मुझे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का कोर्स आप वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए या किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको टीआरई 4.0, 5.0 का बैच मिल जाएगा। बिहार में सेट का बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए अर्थात प्रवक्ता के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, डी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन के तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक है, आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि कोई भी उपभोक्ता वस्तुओं के कैसे संयोजन को प्राप्त करता है। एज अ उपभोक्ता, जैसे मैं आपसे बात करूं तो आप भी उपभोक्ता है ना, क्योंकि आप बहुत सारे वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी वस्तुओं का आप उपभोग कर रहे हैं। जैसे रोटी आप खा रहे हैं, अर्थात गेहूं का आप उपभोग कर रहे हैं, चावल का आप उपभोग कर रहे हैं, कपड़ा है तो कपड़ा आप पहन रहे हैं तो कपड़ा का उपभोग कर रहे हैं। तो एज अ उपभोक्ता जब आप किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वही तो आपकी क्या होती है, तो जब आप किसी वस्तु को खरीदते हैं तो आप क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। और सभी लोग किसी न किसी प्रकार की वस्तु को खरीदते ही हैं। तो एज अ उपभोक्ता आप किस प्रकार की वस्तुओं का संयोजन करते हैं, बेसिकली आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, हम लोगों के पास व्यक्तियों के पास सीमित आय होती है। सीमित क्या होती है, सीमित आय होती है। और सीमित आय को हम इस तरीके से खर्च करते हैं कि जो वस्तु हमें चाहिए उससे हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। जैसे मान लीजिए हम कहें किसी के पास महीने में 5,000 रुपए का इनकम है, किसी के पास महीने का 50,000 रुपए इनकम है, किसी के पास महीने का 5 लाख रुपए इनकम है। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी आय है उस आय को आप इस प्रकार से खर्च करेंगे कि उस जब वस्तुओं को आप परचेज करेंगे तो उसे मैक्सिमम संतुष्टि आपको मिलेगी। तो एज अ उपभोक्ता जो अपनी आय खर्च करता है वो इस तरीके से खर्च करता है कि जब वस्तुओं को प्राप्त करे तो उससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्रदान हो। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी उपभोक्ता द्वारा चुनाव की गई वस्तुओं का सर्वोत्तम संयोग किस पे निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए आप एज अ उपभोक्ता जब किसी वस्तु का चुनाव करते हैं
तो ये बात ये किन किन बातों पे ये चीजें निर्भर करती है कि आप इसी वस्तु का चुनाव करेंगे। चलिए बताइए। तो देखिए एज अ उपभोक्ता आप ये देखेंगे कि सबसे पहले वस्तु की कीमत क्या है और आपके आय का स्तर क्या है। वस्तु की कीमत क्या है और आपके आय का स्तर क्या है। एज अ उपभोक्ता आप यही तो देखते हैं ना कि आप, जैसे हम आपसे ये कहें कि महीने की सैलरी आपकी 50,000 रुपए महीने की है, महीने की सैलरी अगर जो आपकी 50,000 रुपए है तो पहले आप अपने आय को देखेंगे और आय के बाद देखेंगे कि चलिए 50,000 रुपए महीने का मेरे पास आ रहा है तो हम किन किन वस्तुओं को खरीद सकते हैं। तो उस आय के आधार पे ही क्या करते हैं, आप वस्तुओं की कीमतों को भी चुनते हैं कि भैया जितना हमारे पास पैसा है अगर जो इस कीमत से नीचे की वस्तु होगी तो हम उसे परचेज कर लेंगे। तो एज अ उपभोक्ता आप ये देखते हैं कि वस्तु की कीमत क्या है और उपभोक्ता की आय क्या है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि किसी उपभोक्ता द्वारा चुनाव की गई वस्तुओं का सर्वोत्तम संयोग जो होता है वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय पे निर्भर करती है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी इनकम 5,000 रुपए महीने की है तो आप 50 लाख रुपए का ट्रैक्टर थोड़ी खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे ना। तो एज अ उपभोक्ता आप उन्हीं वस्तुओं का चयन कर सकते हैं जो आपके आय की सीमा के अंदर आती हो और जो कीमत आप अदा कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग का अनुमान किसके आधार पर लगाता है। बताइए। कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु के मांग का अनुमान किसके आधार पर लगाता है। ठीक है। तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि सबकी, जितने लोग भी भारतीय अर्थव्यवस्था में है या विश्व में जितने भी लोग हैं सभी लोगों का आय स्तर अलग अलग है, सबके पास पैसा अलग अलग है और सबको अलग अलग वस्तुएं और सेवाएं संतुष्टि देती हैं। जैसे अगर आप किसान हैं तो आपको ट्रैक्टर संतुष्टि देगी, लेकिन अगर जो आप किसान नहीं है, मान लीजिए आप शिक्षक हैं तो आपको अपने घर से स्कूल जाना है तो आपके लिए कार जरूरी होगा, अर्थात कार आपको संतुष्टि देगी। तो अलग अलग उपभोक्ताओं की मांग जो होती है वो क्या होती है, उसकी अलग अलग उपयोगिताओं पे निर्भर करती है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि एक वस्तु से प्राप्त उपयोगिता के आधार पे, सभी लोग का उत्तर ठीक है। जैसे मैं अभी आपसे बता रहा हूँ कि अगर जो आप किसान है तो आपके लिए ट्रैक्टर जरूरी होगा, लेकिन अगर जो आप शिक्षक हैं अपने घर से स्कूल जाना चाहते हैं कार से, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए कार उपयोगी होगी होगी तो कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग का अनुमान अपनी उपयोगिता के आधार पर लगाता है। मतलब जो आपके पास आय है आप उस आय को इस प्रकार से खर्च करते हैं कि जो उपयोगी वस्तु है उसका आप उपभोग कर सके। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब किसी वस्तु की अधिक आवश्यकता होती है तब उससे प्राप्त उपयोगिता कैसी होती है। खूबसूरत सा प्रश्न है, बताइए। जब किसी वस्तु की अधिक आवश्यकता है तो जैसे मान लीजिए कि आपको भूख लगी है, आपको क्या लगी है, आपको भूख लगी है। तो आपको भूख लगी है तो आपको रोटी की आवश्यकता है, रोटी की आवश्यकता है, आपको खूब भूख लगी है तो आपको रोटी की आवश्यकता है। तो रोटी की आवश्यकता है तो इजी सी बात है कि रोटी की उपयोगिता आपके लिए क्या होगी, अधिकतम होगी, क्योंकि आपको भूख तो लगी है ना, अधिकतम होगी। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि जब किसी वस्तु की अधिक आवश्यकता होती है तब उससे प्राप्त उपयोगिता क्या होती है, अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुल उपयोगिता क्या होता है। बताइए। बार बार अलग अलग परीक्षाओं में ये प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है कि कुल उपयोगिता का मतलब क्या होता है। ठीक है। इजी सी बात है। तो यहाँ पे पूछा, यहाँ पे उपयोगिता की बात नहीं दी जा रही, यहाँ पे कुल उपयोगिता पूछी जा रही है। तो कुल उपयोगिता क्या होता है, तो कुल उपयोगिता को जब हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि थियरी जरूर पढ़िए, क्योंकि अगर जो आपने थियरी को पढ़ा है तो ये प्रश्न 1 सेकंड के अंदर अंदर आप सॉल्व कर देंगे कि जो कुल उपयोगिता होती है एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का क्या होता है, योग होता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो याद रखिएगा कि कुल उपयोगिता होती है, कुल उपयोगिता क्या होती है,
तो एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग होता है। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर। अगला थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा, एक सेकेंड रुक जाइएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देखते हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम होती है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए। आज का सेशन बहुत खूबसूरत है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। शुरू से लेके अंत तक पूरी क्लास देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। अगला प्रश्न है, बताइए कुल उपयोगिता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और विचार करके बताइए कि कौन सी बातें आपकी सही है। तो चलिए पढ़ते हैं। कुल उपयोगिता एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग होता है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने यही तो पढ़ा है ना, जो किसी वस्तु की दी गई मात्रा के उपयोग करने से प्राप्त होता है। बिल्कुल ठीक है। अभी इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग यही पढ़ रहे थे कि कुल उपयोगिता क्या होता है। तो हम आपको वहां पे बता रहा था कि कुल उपयोगिता का मतलब ये होता है, कुल उपयोगिता एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग होता है जो किसी वस्तु की दी गई मात्रा को उपयोग करने से प्राप्त होता है। ये बात तो आपकी 100% ठीक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं कि कुल उपयोगिता वस्तु की उपयोग की मात्रा पे निर्भर करता है। यही बात तो मैं भी बता रहा था कि अगर जो आप किसान हैं, अगर जो आप क्या हैं, अगर जो आप किसान हैं तो किसान है तो आपके लिए ट्रैक्टर जरूरी होगा, ट्रैक्टर जरूरी होगा। लेकिन आप अगर जो शिक्षक हैं तो आपके लिए कार जरूरी होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि सर ए और पहला और दूसरा दोनों सही है, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि कुल उपयोगिता में परिवर्तन जो किसी एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है कहलाता है। अब ये देखिए इकोनॉमिक्स का बहुत ही जरूरी टर्म है। मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है, औसत उपयोगिता क्या होती है, कुल उपयोगिता क्या होती है, सीमांत लागत क्या होती है, औसत लागत क्या होती है। ये सारे जो इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे टर्म है, इसको खूब बढ़िया से तैयार करिए, क्योंकि अगर जो ये छोटे टर्म आपके मिस हो गए तो फिर बहुत सारे प्रश्न आपके मिस हो जाएंगे, फिर समझ में आएगा नहीं, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एप्लीकेशन पे जो थियरी की क्लास पढ़ाई जा रही है उसको ठीक से पढ़ते रहिए, वहां पे सब विस्तार से सारी चीजें ये पढ़ाई जाती हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन जो किसी एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूँ, आराम से इस बात को समझिएगा। जैसे अगर जो मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं तो जैसे मान लीजिए कि 4 केला है, ठीक है, 4 केला है, 4 केला है, 4 केला है। तो 4 केला से अगर आपको 28 इकाई की उपयोगिता प्राप्त होती है, 28 इकाई की उपयोगिता प्राप्त होती है, 28 इकाई की उपयोगिता प्राप्त होती है, ठीक है, 28 इकाई की उपयोगिता प्राप्त होती है। तथा 5 केलों से जो कुल उपयोगिता है, तथा 5 केला से जो कुल उपयोगिता है वो कितना है, वो है 30 इकाई, वो है 30 इकाई। तो ऐसी स्थिति में देखिए कि जब एक केले में वृद्धि हो रही है, जब एक केले में वृद्धि हो रही है तो जो 28 इकाई की उपयोगिता मिल रही थी अब वो 30 इकाई की उपयोगिता मिल रही है। अर्थात एक जो अतिरिक्त केला आ रहा है, अतिरिक्त इकाई जो एक केले का आ रहा है वो उस उसकी सीमांत उपयोगिता कितनी होगी, एक अतिरिक्त केले की सीमांत उपयोगिता कितनी होगी, 2 होगी। सीमांत उपयोगिता 2 इकाई होगी। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः ये देखा जाता है कि किसी वस्तु के उपभोग में वृद्धि के साथ सीमांत उपयोगिता पर क्या असर पड़ता है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि किसी वस्तु के उपभोग में वृद्धि के साथ सीमांत उपयोगिता पे क्या असर पड़ता है। अब अगर जो आपने गोसेन का प्रथम नियम पढ़ा है या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पढ़ा है तो आप कहेंगे कि सर जी ये बच्चों वाला प्रश्न है कि नहीं है।
सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बताता है, या गोसेन का प्रथम नियम क्या बताता है? तो गोसेन का प्रथम नियम या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बताता है, या गोसेन का प्रथम नियम क्या बताता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता गिरने लगती है। ठीक है, जैसे जैसे हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाई को बढ़ाते चले जाते हैं, उससे मिलने वाली वस्तु की सीमांत उपयोगिता में कमी आने लगती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको भूख लगी है, तो जब पहले नंबर की रोटी आपके सामने आएगी ना, तो वो सबसे ज्यादा उपयोगी होगी, क्योंकि आपको बहुत तेज भूख लगी है। लेकिन जब दूसरे नंबर की रोटी आएगी, तो वो आपके लिए कम महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि पहली रोटी का आपने उपभोग कर लिया है और अब आपको इससे थोड़ी बहुत संतुष्टि मिल गई है। उसी तरीके से जब तीसरे नंबर की रोटी आएगी, तो वो उसकी सीमांत उपयोगिता और कम हो जाएगी, क्योंकि दो रोटी आपने ऑलरेडी उपभोग कर लिया है और आपकी थोड़ी बहुत भूख मर चुकी है। तो दो रोटी अगर जो तीसरी रोटी आएगी, तो वो और कम महत्वपूर्ण होगी। इसी तरीके से जब 3, 4, 5, 6, 7 रोटी का आप उपभोग कर लेंगे, तो फिर आप जब आपकी भूख खत्म हो जाएगी, तो अब आप कहेंगे कि हमको रोटी नहीं चाहिए, अर्थात अब यहाँ पे आप रोटी की मांग को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, अर्थात रोटी की सीमांत उपयोगिता घट रही है। तो जैसे सामान्यतः यही देखने को मिलता है कि वस्तु के उपभोग में अगर उत्तरोत्तर वृद्धि किया जाता है, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता गिरने लगती है। ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के उपभोग की मात्रा में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल उपयोगिता में वृद्धि की दर कहलाती है। खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। थोड़ा आराम से करिए। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि किसी वस्तु के उपभोग की मात्रा में परिवर्तन के फलस्वरूप, किसी कोई वस्तु है, उसकी उपभोग की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन किया जा रहा है, तो कुल उपयोगिता में वृद्धि की दर कहलाती है। तो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता की आय कहलाती है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि किसी वस्तु के उपभोग की मात्रा में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल उपयोगिता में वृद्धि की दर उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता की आय कहलाती है। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सीमांत उपयोगिता उस बिंदु पे शून्य होता है जब कुल उपयोगिता कैसी हो। अब देखिए वही प्रश्न है, वही उसी कॉन्सेप्ट से अलग अलग तरीके से प्रश्न बन रहा है, जहां पे मैंने आपको सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बताया कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बताता है कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता आपकी गिरने लगती है। ठीक है, और जब आपकी कुल उपयोगिता अधिकतम, जब कुल उपयोगिता आपकी अधिकतम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की मांग को आप कम कर देते हैं, अर्थात सीमांत उपयोग, वहां पे आपकी जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, तो सीमांत उपयोगिता क्या बोल रहे हैं, सीमांत जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में वस्तु की मांग को आप कम कर देते हैं, तो फिर हम ये कहेंगे कि आपकी सीमांत उपयोगिता अब स्थिर हो गई है। जैसे मान लीजिए कि 3, 4, 5 रोटी का आप उपभोग कर लिए, उसके बाद आपकी भूख मर गई, तो भूख मर गई तो अब अगली 6, 7, 8 नंबर की रोटी आएगी भी आएगी, तो उसका कोई मतलब आपकी उपयोगिता पर पड़ेगा नहीं। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वस्तु की मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दिए गए वस्तु के मूल्यों और आय पर खरीदने के लिए इच्छुक एवं समर्थ होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, वस्तु की मांग ही होगी ना। मांग क्या होता है? मांग तीन तत्वों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, मांग तीन तत्वों से मिलकर के बना होता है, बार बार मैं आपको बताता हूँ। तो वस्तु की मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दिए गए वस्तु के मूल्य और आय पर खरीदने के लिए इच्छुक एवं समर्थ होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? वस्तु की मांग बोलते हैं।
ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य किन चीजों पर निर्भर करती है। एक तो आप देखते हैं कि वस्तु की मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है। एक तो बात आप इकोनॉमिक्स में ये पढ़ते हैं ना कि वस्तु की मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है, अर्थात जब वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता वस्तु की मांग को कम कर देता है, ये बात आप पढ़ते हैं। और दूसरी तरफ आप ये भी पढ़ते हैं कि जब वस्तु की कीमत में कमी आती है तो उपभोक्ता वस्तु की मांग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इजी सी बात है। तो अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है आपसे कि किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य किन बातों पर निर्भर करती है। तो ये बात तो सही है, लेकिन और अन्य किन किन बातों पर निर्भर करेगी, तो स्थापन एवं पूरक वस्तुओं के कीमतों पर। स्थापन वस्तु का मतलब क्या होता है, स्थापन वस्तु का मतलब होता है जैसे चाय और कॉफी। चाय और कॉफी स्थापन वस्तु होती है, अर्थात ये एक दूसरे के जगह पे प्रयोग की जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि चाय की कीमत में वृद्धि हो रही है, तो जब चाय की कीमत में वृद्धि हो रही है तो लोग चाय की मांग को कम कर देंगे, क्योंकि कीमत बढ़ेगी तो मांग में तो कमी आ जाएगी। तो चाय की कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता मांग को क्या कर देगा, कम कर देगा। और जब उपभोक्ता मांग को कम कर, चाय की मांग को कम कर देगा तो वो कॉफी की मांग को बढ़ा देगा, कॉफी की मांग को बढ़ा देगा। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्थापन वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच क्या होती है, धनात्मक होती है। वहीं दूसरी तरफ बात कर रहा है पूरक वस्तुओं की, तो पूरक वस्तु जैसे कार हो गया और पेट्रोल हो गया। पूरक वस्तु जैसे कार हो गया और पेट्रोल हो गया। तो सपोज करिए कि कार की कीमत में अगर जो वृद्धि हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि जब कीमत बढ़ेगी तो उपभोक्ता वस्तु की मांग को कम करेगा। तो कार की भी कीमत बढ़ेगी तो कार की मांग कम होगी, और जब कार की मांग कम होगी, कार कोई खरीदेगा ही नहीं, तो लोग पेट्रोल क्यों खरीदेंगे, पेट्रोल भी नहीं खरीदेंगे, तो पेट्रोल की मांग ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो पूरक वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच कैसी होती है, निगेटिव होती है। प्रश्न ये भी आपसे पेपर में पूछा जाता है। फिर उपभोक्ता की रुचि, भैया आप ट्रैक्टर खरीदेंगे कि कार खरीदेंगे, ये आपकी रुचि भी डिपेंड करती है। और वरीयता कि आप किस वस्तु को खरीदने के लिए ज्यादा अधिमान है। सो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग भी कह रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला कि किसी वस्तु की कीमत एवं मांगी गई मात्रा के मध्य कैसा संबंध होता है। अब ये प्रश्न देखिए, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे ना, तो ये प्रश्न अलग तरीके से आपका दिमाग क्लिक करेगा अलग तरीके से करेगा। बहुत लोग इसमें ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे, बहुत लोग ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे। और प्रश्न है बहुत आसान प्रश्न है बहुत आसान। तो जब आप मांग का नियम पढ़ते हैं तो वहां पे क्या पढ़ते हैं, यही तो पढ़ते हैं ना कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता वस्तु की मांग को क्या कर देता है, कम कर देता है। जब कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता वस्तु की मांग को कम कर देता है। जैसे मान लीजिए कि टमाटर 80 रुपए पर केजी मिल रहा है, टमाटर 80 रुपए पर केजी मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप मार्केट में जाएंगे तो हाफ केजी टमाटर खरीदेंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ मान लीजिए, पहली बात ये ठीक हो जाएगी, दूसरी बात ये भी ठीक हो जाएगी कि मान लीजिए कि अगर जो टमाटर की कीमत कम हो रही है, टमाटर की कीमत कम हो रही है, टमाटर मान लीजिए कि आप मार्केट में जा रहे हैं तो 10 रुपया पर केजी के हिसाब से मिल जा रहा है। तो जब टमाटर 10 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलेगा तो आप कम भी खरीदेंगे, तो एटलीस्ट 1 केजी टमाटर खरीदेंगे, अर्थात आप अपने मांग को बढ़ा रहे हैं। तो किसी वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा में कैसा संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि कुल उपयोगिता के स्तर को समान रखते हुए किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता द्वारा त्याग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। अब देखिए, अगर जो आप इकोनॉमिक्स के इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं तो फिर आप इकोनॉमिक्स नहीं समझ पाएंगे, आपको उपयोगिता नहीं समझ में आएगा, आपको उपभोक्ता व्यवहार नहीं समझ में आएगा, आपको बाजार नहीं समझ में आएगा। चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए बी सी काफी विविधता आ रही है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि सर इसे सीमांत प्रतिस्थापन की दर बोलते हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या बताती है, तो कुल उपयोगिता के स्तर को समान रखा जाए और किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता त्याग करता है
उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन की दर बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। मांग के नियम से ये प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिएगा। इस प्रकार के प्रश्नों का वेटेज आपके पेपर में आने वाले समय में बढ़ने वाला है, तो आप आराम से और ईमानदारी से इन प्रश्नों को थोड़ा आराम से करिए। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं कि मांग के नियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और फिर कह रहा है कि सही उत्तर का चुनाव करिए। ठीक है, सही उत्तर का चुनाव करिए। तो चलिए पढ़ते हैं। जब किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग उस दिशा में होती है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय है, तब उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग और उसकी कीमत के मध्य विपरीत संबंध होता है। एब्सोल्युटली 100% ठीक है कि उपभोक्ता की आय जिस दिशा में होती है उस दिशा में उपभोक्ता की मांग और कीमत में विपरीत संबंध होगा। इजी सी बात है कि अगर जो उपभोक्ता अपने मांग को बढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वस्तु की कीमत कम है। अभी हम लोग कुछ देर पहले देख रहे थे इस बात को, इजी सी बात है। जब किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग उसी दिशा में होती है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय है, तब उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग तथा उसकी कीमत में धनात्मक संबंध होता है। नहीं, धनात्मक संबंध नहीं होता है सर, मांग और कीमत में ऋणात्मक संबंध होता है। अब यहाँ पे बस देखिए, एग्जामिनर इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया है, लेकिन इस पूरे प्रश्न में वो बस ये जानना चाहता है कि क्या आपको ये बात पता है कि नहीं पता है कि मांग और कीमत में धनात्मक संबंध होता है कि ऋणात्मक संबंध होता है। तो मांग और कीमत में ऋणात्मक संबंध होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर जो वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में कमी आ जाती है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि केवल और केवल पहला सही है, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर देंगे। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक की संख्या बहुत कम है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बताइए कि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि तथा आय में कमी होने पर मांगी गई मात्रा में कमी होती है तो इस प्रकार की वस्तुएं कहलाती हैं। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, जितने भी ए बोल रहे हैं सबके लिए एक बार आप लोग क्लैपिंग कर दीजिए। ए वालों के लिए विशेष सम्मान है इस क्लास में, है ना। बच्चों वाले प्रश्न को अगर जो आप गलत कर रहे हैं यार, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये क्या कहा जा रहा है? ये कह रहा है कि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो मांग में भी वृद्धि होगी। इजी सी बात है। अगर जो आपकी इनकम बढ़ेगी, 5,000 रुपए कमाएंगे तो रोटी चावल दाल तेल ये सब खरीदेंगे, लेकिन 5 करोड़ कमाएंगे तो फिर 50 लाख रुपए का 50 लाख रुपए का फॉर्च्यूनर खरीदेंगे, फिर आप फरारी खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। तो जब आपकी आय में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि आपका मांग भी बढ़ेगा, और अगर जो आपकी आय में कमी आएगी तो आपके मांग में भी कमी आएगा। इजी सी बात है, आय कम होगी तो मांग में भी कमी आ जाएगी। इजी सी बात है। और ये किसके संदर्भ में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में। सामान्य वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जिसका रोजमर्रा की जिंदगी में आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे कपड़ा हो गया तो ये आपकी सामान्य वस्तु हो गई। जैसे खाने के जो खाद्यान्न है, आटा हो गया, तेल हो गया, चावल हो गया, ये सब सामान्य वस्तु है। और सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में जाहिर सी बात है कि जब आपकी आय में वृद्धि होगी तो अब आपके पास पैसा ज्यादा होगा तो इन वस्तुओं पे पैसा आप क्या करेंगे? ज्यादा खर्च करेंगे। ठीक है, अर्थात अपने मांग को बढ़ाएंगे उसी तरीके से। और जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है कि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो
उपभोक्ता अपने मांग को नहीं बढ़ाता है, वो अपने मांग को कम कर लेता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि किन वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता की मांग तथा उपभोक्ता की आय एक समान दिशा में गति करता है। देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न है। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? एक समान दिशा में गति करता है। सो इजी सी बात है, वही बात हो रही है कि अगर जो आपकी आय में, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तो वो उपभोक्ता वस्तु की मांग को बढ़ाएगा। देखिए कर्सर ऊपर ही तो जा रहा है ना, पहली बात सही हो जाएगी। और दूसरी बात ये भी सही हो जाएगी कि अगर जो उपभोक्ता की आय में कमी आएगी, अगर जो आपके पास कम पैसा आएगा तो कम वस्तुओं को खरीदेंगे, अर्थात कम मांग करेंगे। तो ये सामान्य वस्तुओं के ही संदर्भ में होता है। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के लिए मांग तथा इसकी पूरक वस्तु के कीमत के मध्य कैसा संबंध होता है। कितना खूबसूरत सा प्रश्न है, अलग अलग परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। थोड़ा आराम से करिए इस प्रश्न का उत्तर। क्या उत्तर आ रहा है? अब देखिए जब आप मांग के नियम को पढ़ते हैं ना, आज के सेशन में अभी तक जितने भी प्रश्न आए हैं, अगर जो आपने बढ़िया से मांग को पढ़ा होगा, उपभोक्ता के व्यवहार को पढ़ा होगा, तो ये सारे प्रश्न आसानी से आप कर पा रहे होंगे, अगर जो अच्छे से आपने थियरी पढ़ी है तो। और अगर जो अच्छे से थियरी आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपको पढ़ना होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक क्रम होता है और उस क्रम को मिस करेंगे तो चीजें फिर समझ में नहीं आएंगी। अगर जो आप सोचे कि बिना मांग को पढ़े, बिना उपभोक्ता व्यवहार को पढ़े हम बाजार को समझ लें, तो बाजार आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की एक कड़ी है, उस कड़ी को पढ़िए निरंतर, एक के बाद एक कॉन्सेप्ट जो होता है उसको पढ़ना होता है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है कि किसी वस्तु के लिए मांग तथा इसकी पूरक वस्तु के कीमत के मध्य कैसा संबंध होता है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही ये बात आप लोगों से की थी, बताइए क्या आ रहा है उत्तर। बी बोल रहे हैं, शून्य होता है। शून्य कैसे होगा भाई? सी होगा ना, ऋणात्मक होगा ना। जैसे अभी मैं आपसे बोल रहा था कि किसी वस्तु की मांग एवं पूरक वस्तुओं के मध्य कैसा संबंध होता है, तो पूरक वस्तु जैसे जैसे कार और पेट्रोल, तो पूरक वस्तुएं ऐसी दो वस्तुएं होती हैं जो संयुक्त अर्थात इकट्ठे मिलकर के कार्य करती हैं। अगर जो आप यात्रा करना चाहेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि आपके पास कार है उसमें पेट्रोल नहीं है तो आप यात्रा कर लेंगे, या केवल पेट्रोल है कार नहीं है तो भी तो आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो पूरक वस्तुएं, जिसे संयुक्त वस्तु भी कहा जाता है, पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो इकट्ठे मिलकर के कार्य करती हैं। अर्थात सपोज करिए कि अगर जो कार की कीमत में वृद्धि हो रही है, कार की कीमत में अगर जो वृद्धि हो रही है तो जाहिर सी बात है कि कार की कीमत बढ़ेगी तो उपभोक्ता बस कार की मांग को कम करेगा। और जब कार की मांग कम हो जाएगी, जब आपके पास कार होगा ही नहीं तो आप पेट्रोल क्यों खरीदेंगे, पेट्रोल की भी मांग को कम कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में पूरक वस्तुओं के लिए कीमत और मांग में ऋणात्मक संबंध होता है। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि अन्य वस्तुओं की कीमतों और किसी उपभोक्ता के अधिमान दिए होने पर यदि उसकी आय में वृद्धि होती है तब निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए मांग वक्र किस दिशा में शिफ्ट होता है, बताइए। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे एक रणनीति के तहत अलग अलग बैच आपको देखने को मिलेंगे और सभी बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी सिंपल सटीक साधारण भाषा में मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। कहीं भी कोई आधा अधूरा सिलेबस नहीं होगा। कम से कम 250 क्लास में मैं पूरा कंप्लीट आपकी इकोनॉमिक्स की थियरी को कवर करता हूँ। तो वहां पे जाकर के क्लासेस को देखिए, रिवाइज करिए। आपको नोट्स भी दिया जा रहा है, रोज नोट्स को पढ़ने की आदत डालिए, 40 मिनट से 1 घंटे रोज नोट्स पढ़िए। टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, सप्ताह में एक ही टेस्ट दीजिए, रोज टेस्ट देने के चक्कर में मत पढ़िए। एक टेस्ट दीजिए, लेकिन जब आप टेस्ट दीजिए तो देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे एक्यूरेसी बेहतर हो। प्रीवियस ईयर को भी पढ़िए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं और करंट भी आपको वहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब एक रणनीति के तहत सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है। ईमानदारी से 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन पे और 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे मुझे फॉलो करते रहिए। बहुत ही कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा।
एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का कोर्स आप वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है कि अन्य वस्तुओं की कीमतों और किसी उपभोक्ता के अधिमान दिए होने पर यदि उसकी आय में वृद्धि होती है तब निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए मांग वक्र कैसा होता है। अर्थात ये किसकी बात कर रहा है, ये गिफिन वस्तुओं की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, गिफिन वस्तु। और गिफिन वस्तुएं ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तु होती है जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता वस्तु की मांग को बढ़ाता नहीं है बल्कि वस्तु की मांग को कम कर लेता है। ठीक है, तो गिफिन वस्तु एक अपवाद वस्तुओं के संदर्भ में आता है जहां पे मांग का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, निम्न स्तरीय वस्तु अर्थात गिफिन वस्तु ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तु होती है कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उपभोक्ता वस्तु की मांग को बढ़ाता नहीं है बल्कि वस्तु की मांग को कम कर लेता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है ठीक है, सॉरी दाई ओर होगा ना, बाई ओर कैसे होगा, दाई ओर दाई तरफ ऐसा होगा ना, दाई तरफ होगा, बी होगा ना, सॉरी। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा, दाई तरफ गिरेगा। अगला प्रश्न, मांग की कीमत लोच से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। मांग की कीमत लोच से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए, बताइए। मांग की कीमत लोच, खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, मांग की कीमत लोच की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मांग की कीमत लोच। क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बहुत सारी गलतियां आ रही है। तो देखिए मांग की कीमत लोच के बारे में अगर जो बात करें तो मांग की कीमत लोच वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण मांगी गई अनुक्रियात्मकता की माप होती है। तो बिल्कुल ठीक है, जब हम लोग मांग की लोच पढ़ते हैं तो मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, अमूमन 3 प्रकार की होती है, मांग की आय लोच, मांग की कीमत लोच और मांग की आड़ी लोच, जिसे मांग की तिर्यक लोच भी कहा जाता है। ठीक है, तो मांग की जो कीमत लोच होती है वो क्या बताती है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण मांग में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। तो ये बात तो आपकी 100% ठीक हो जाएगी कि मांग की कीमत लोच वस्तु के कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांग की अनुक्रियात्मकता की माप होती है। ठीक है, और मांग की कीमत लोच वस्तु के मांग में परिवर्तन के कारण इसकी कीमत की अनुक्रियात्मकता की माप होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे कीमत परिवर्तन से माप की बात हो रही है, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि मांग की लोच वस्तु के मांग में परिवर्तन से। तो ये वाली बात तो आपकी गलत हो जाएगी। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि केवल और केवल पहला सही होगा, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला, अनिवार्य वस्तुओं के लिए मांग बहुधा होती है। अनिवार्य वस्तुओं के लिए मांग कैसी होती है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर अगेन ए आ रहा है। अनिवार्य वस्तु, अनिवार्य वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसके बिना आप जिंदगी नहीं जी सकते। जैसे रोटी है, तो भूख के बिना आप भूखे रह के जिंदगी जिया जा सकता है क्या,
रोटी है मतलब भोजन, भोजन पे होने वाला व्यय। ये क्या है? भोजन पे होने वाला व्यय जो है वो कैसा होता है? बेलोचदार होता है। क्योंकि आप ये सोचें कि हम खाने पे पैसा नहीं खर्च करेंगे या हम कपड़ा पहनने पे पैसा नहीं खर्च करेंगे, तो ये कपड़ा हो गया, भोजन हो गया, मकान हो गया, ये अनिवार्य वस्तुएं होती हैं और इन वस्तुओं के लिए आपकी जो मांग होती है वो कैसी होती है? बेलोचदार होती है, क्योंकि आपको किसी भी कीमत पे इन वस्तुओं का उपभोग करना पड़ेगा, अर्थात इनकी मांग में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगला, फर्में होती हैं। अच्छा सा प्रश्न है, खूबसूरत सा प्रश्न है और यहाँ से बार बार आप लोगों के पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। दो बातें यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि दो चीजें ध्यान रखिएगा। एक बात होती है फर्म की, फर्म अर्थात जो वस्तु का उत्पादन करती है, ठीक है। फर्म अर्थात जो क्या होता है? वस्तु का उत्पादन करती है। एक सेकेंड, फर्म का मतलब क्या होता है? कि जो वस्तु का उत्पादन उत्पादन करती है, उत्पादन, ठीक है। और जो उत्पादक होता है अर्थात जो विक्रेता होता है, वो विक्रेता जो होता है वो क्या करता है कि वो अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। एज अ विक्रेता जब आप किसी वस्तु को बेचेंगे तो आप अपने लाभ को अधिकतम करना चाहेंगे। और एज अ क्रेता, क्रेता मतलब जो उपभोक्ता है, तो क्रेता जो होता है वो अपनी उपयोगिता को अर्थात संतुष्टि को अधिकतम करता है। क्रेता क्या करता है कि अपनी उपयोगिता को अर्थात संतुष्टि को अधिकतम करता है और विक्रेता अपने लाभ को अधिकतम करता है। तो फर्म विक्रेता होती है, तो ऐसी स्थिति में लाभ अधिकतम करता होता है। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फर्में उत्पादन अधिकतम करता होती है, क्या ये बात सही है? और फिर दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि फर्में जिस मात्रा का उत्पादन तथा बाजार में उसका विक्रय करती हैं वह उसके लाभ को अधिकतम करती हैं। और कह रहा है कि उपरोक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट में से सही कूट का चयन करिए। थोड़ा आराम से करिए। क्या उत्तर आ रहा है? अब अगर जो इस प्रश्न को कोई गलत करेगा तो फिर मैं छड़ी लेकर के आपके घर चला आऊंगा, है ना। अभी मैं आपको बताया हूं कि जो फर्में होती है ना वो अपने लाभ को अधिकतम करती हैं, वो अपने उत्पादन को अधिकतम करेंगी, ये बात तो सेकेंडरी होगी। जो जो फर्म है वो अपने लाभ को अधिकतम करती है। बहुत सारी फर्में तो ये भी काम करती है ना कि अर्थव्यवस्था में जितना मांग है उससे कम वो उत्पादन करती हैं अर्थात पूर्ति करती हैं, ताकि अधिक कीमतों पर वस्तुओं को बेच करके अधिक लाभ कमा सके, है कि नहीं है? तो ये वाली बात तो गलत हो जाएगी ना भाई कि फर्में उत्पादन अधिकतम करता होती है, नहीं, फर्में अपने लाभ को अधिकतम करती है। यही बात मैं आप लोगों को बार बार बता रहा था। तो ये बात तो गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि उत्पादन अधिकतम होगा, उत्पादन नहीं अधिकतम होगा, लाभ अधिकतम होगा। फर्म अपने लाभ को अधिकतम करता है, उत्पादन अधिकतम कहाँ पे करता है? वो तो कभी कभी ऐसा भी करता है ना कि जितना वस्तु की मांग है बाजार में उससे कम उत्पादन करता है ताकि ज्यादा कीमतों पर बेच के अधिकतम लाभ को कमा सके। तो ये बात तो गलत हो जाएगी। उसके बाद फर्में जिस मात्रा का उत्पादन तथा बाजार में उसका विक्रय करती हैं वह उसके लाभ को अधिकतम करती है। यही बात तो मैं आपको बता रहा था कि फर्म जो होता है वो अपने लाभ को अधिकतम करता है। सो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार के अंतर्गत बड़ी संख्या में क्रेताओं एवं विक्रेताओं की उपस्थिति का अर्थ क्या होता है? बताइए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंतर्गत बड़ी संख्या में क्रेताओं एवं विक्रेताओं की उपस्थिति का अर्थ क्या होता है? अब आपके दिमाग आप अगर जो आपने बाजार की अवधारणा अच्छे से पढ़ी है तो आपको याद आना चाहिए कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है,
तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, क्रेता और विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान होता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा होता है और जिस कीमत का निर्धारण उद्योग के द्वारा होता है उसी कीमत पर एक व्यक्तिगत फर्म जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पादन के साधन को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी मिलती है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंतर्गत बड़ी संख्या में क्रेताओं एवं विक्रेताओं की उपस्थिति का क्या अर्थ होता है। तो प्रत्येक क्रेता एवं विक्रेता बाजार की तुलना में बहुत छोटा होता है, क्योंकि हम लोग ये बात पढ़ते हैं ना कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत असंख्य क्रेता असंख्य विक्रेता होते हैं, मतलब जिनको हम गणना भी नहीं कर सकते हैं। बात तो ये भी ठीक है। और प्रत्येक क्रेता एवं विक्रेता बाजार के आकार से प्रभावित नहीं होता है। प्रत्येक विक्रेता एवं क्रेता बाजार के आकार से प्रभावित नहीं होता है। क्यों नहीं प्रभावित होगा भाई? ये प्रभावित होता है, ठीक है ना। तो प्रत्येक क्रेता एवं विक्रेता बाजार के आकार से प्रभावित नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा भाई। कितने लोग सी बोल रहे हैं? सी क्यों बोल रहे हैं? प्रत्येक क्रेता एवं विक्रेता बाजार के आकार से प्रभावित होगा। अगर जो बाजार का आकार बड़ा है तो क्रेताओं और विक्रेताओं को ज्यादा वस्तुओं को बेचने का मौका मिलेगा, कम है तो कम मिलेगा। तो बस ये अब देखिए, फिर यहाँ पे प्रश्न को समझिए थोड़ा ध्यान से और इस प्रश्न को समझिए। ये पूछ क्या रहा है? ये जो आपसे पूछ रहा है बस उसको बताइए। ऑप्शन नंबर सी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंतर्गत बड़ी संख्या में क्रेताओं एवं विक्रेताओं की उपस्थिति का अर्थ क्या होता है? तो अर्थ तो यही होगा ना कि प्रत्येक क्रेता एवं विक्रेता बाजार की तुलना में बहुत छोटा होता है। तो केवल और केवल इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अर्थात पहला सही होगा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। अगला, हाँ मैं कमेंट देख रहा हूं, बताइए क्या बात है? कमेंट देख रहा हूं। ठीक है, हाँ क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि एक फर्म की दृष्टि से कीमत स्वीकार एक फर्म की दृष्टि से कीमत स्वीकारक से क्या अभिप्राय है। और जितने लोग भी क्लास में जुड़े हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। ईच एंड एवरी डे शाम को 7 बजे से आप लोगों की क्लास होती है, 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ। और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको वहां पे सारी चीजें मिलती रहे। तो देखिए ऑप्शन नंबर, एक फर्म की दृष्टि से कीमत स्वीकारक से क्या अभिप्राय है। एक फर्म कीमत स्वीकारक होती है कहाँ पे? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। और कीमत स्वीकारक होने का मतलब क्या होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण उद्योग करता है। मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमत का निर्धारण उद्योग करता है और इसी कीमत पर एक व्यक्तिगत फर्म जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है, Q1, Q2, Q3 क्वांटिटी में। तो चलिए देखते हैं कि एक कीमत स्वीकारक फर्म यदि बाजार कीमत स्तर से ऊपर एक कीमत निर्धारित करती है तो वह जिस मात्रा का उत्पादन करती है उसे बेचने में असमर्थ हो जाते हैं। जैसे हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता का उदाहरण लेकर के कहते हैं कि गेहूं की मंडी पूर्ण प्रतियोगिता का उदाहरण है। तो आप सबको पता है ना कि गेहूं अगर जो आप खरीदने जा रहे हैं तो 20 रुपए से लेकर के 50 रुपए के बीच में प्रति केजी के हिसाब से गेहूं आपको मिल जाएगा। अगर जो आपसे कोई ये पूछ कहे कि हम गेहूं आपको 500 रुपए पर केजी देंगे तो आप उससे 500 रुपए में पर केजी में गेहूं थोड़ी खरीदेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि एक क्रेता की दृष्टि से वह किस कीमत को स्वीकार करता है। अच्छा सा प्रश्न है। क्या उत्तर आएगा? चलिए, एक क्रेता की दृष्टि से वह
वह किस कीमत को स्वीकार करता है। जैसे आप एज अ उपभोक्ता किस प्रकार की कीमत को लेते हैं। तो आप मार्केट में जब जाते हैं तो वस्तु को खरीदने जब आप मार्केट में कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कपड़ा वाला कहता है कि हम 1000 रुपये में कपड़ा देंगे, तो आप कहते हैं कि नहीं भैया 1000 नहीं 800 में दे दीजिए। फिर वो कहता है चलिए 800 दे दीजिए, तो फिर आप कहते हैं कि 750 ले लीजिए। इसका मतलब क्या है कि आप कम से कम कीमत को बाजार में देना चाहते हैं। तो एक क्रेता की दृष्टि से वह किस कीमत को स्वीकार करता है, तो संभावित न्यूनतम कीमत को। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है। खूबसूरत सा प्रश्न है, बताइए खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है। अच्छा सा प्रश्न है, कई बार अलग अलग जगहों पे पूछा गया। खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है। जैसे सरकार कहती है ना कि हम अपने देश में खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं, अर्थात लोगों को भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, खाद्य सुरक्षा का बस मतलब ये हो गया कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट हमारी कहती है ना कि हम खाद्य सुरक्षा हम खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं अपने देश में, अर्थात सभी लोगों को भोजन मिल सके और सभी लोगों के पास खाद्य सभी लोगों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जा सके। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होता है जब। अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिए इस प्रश्न का उत्तर। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी उत्पन्न होता है जब, बताइए ऑप्शन नंबर। तो आपने देखा कि खाद्य सुरक्षा का मतलब ये होता है कि हम सभी लोगों तक भोजन को पहुंचा दें। तो अब खाद्य सुरक्षा कब सुनिश्चित होगा, तो सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो। अभी हम लोग इसी बात को तो देखे हैं, तो बात तो ये ठीक हो जाएगी। और सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता भी हो, बात ये भी सही है। और खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा ना हो, अर्थात सुगमता से सबके पास खाद्य पहुंच जाए। सो इजी सी बात है, ऑप्शन नंबर डी जितने लोग भी बोल रहे हैं 1 2 3 सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा, एक सेकेंड रुक जाइएगा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इस प्रश्न को मैं जानबूझ करके आप लोगों के सामने लाया हूँ क्योंकि अलग अलग परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। थोड़ा आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। हाँ बताइए भाई, सुनीता गुप्ता जी, भगवंती जी, रूपा जी, कुमारी सुंदरी जी, रुद्र चौधरी जी, महेंद्र सिंह जी, नाज जी, सर्वेश जी, रोशनी जी, तस्नीम खान जी, अक्षय गौरी जी, कृष्णा मिश्रा जी, रिंकू जी, शुभांकर कश्यप जी, हरीश जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, सुनीता शर्मा जी, विकास कुमार मिश्रा जी, राकेश जी। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। सब चलेंगे किधर, ऑप्शन नंबर ए बी, सब बी जा रहे हैं, सब भी जा रहे हैं ना, सब भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो बी बोलिए। जितने भी बी बोल रहे हैं सबको इस प्रश्न में कितने नंबर मिलेंगे, 0 नंबर मिलेंगे, है ना। देखिए ध्यान समझिएगा, व्यक्तिगत, परिवार, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों को भौतिक एवं आर्थिक पहुंच सदैव हो। ये जो घोषणा की गई थी वो विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन में किया गया था, कब, 1995 में। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो लोग गरीब हैं उन सभी के पास क्या किया जा सके, खाद्यान्न पहुंचाया जा सके।
सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि व्यक्तिगत, परिवार, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन स्तर व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतें और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुंच हो। ये घोषणा की गई थी विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 के तहत। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, एक सेकेंड रुक जाइए। सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों को देख के घबराना नहीं है, ये प्रश्न बहुत आसान होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग प्रश्नों को देख के घबराने लगते हैं। तो अगर जो आप प्रश्नों को देख के घबराने लगेंगे तो फिर कैसे टीचर बनेंगे आप, कैसे शिक्षक बनेंगे आप। शिक्षक बनने की सबसे पहली क्राइटेरिया ये होनी चाहिए कि आप धैर्यवान हो। और जितने लोग तैयारी करते हैं मैं देखता हूँ 50% से ऊपर लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धैर्य नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, 2 सेकेंड में ज्यादा समय ले लूंगा तो क्लास छोड़ के भाग जाएंगे, है ना। तो शिक्षक बनने की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि आप धैर्यवान बने, धैर्य के साथ प्रश्न को पढ़िए। ये प्रश्न बहुत बहुत आसान है, धैर्य और कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे तो इस प्रश्न को आराम से कर पाएंगे। क्या उत्तर आ रहा है बताइए। क्या उत्तर आ रहा है? बी ए काफी विविधता आ रही है। चलिए भाई पढ़ते हैं। तो देखिए फिर खाद्य सुरक्षा से ये संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। तो दीर्घकालिक भूखमरी मात्रा या गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और जो दीर्घकालिक भूखमरी होती है, दीर्घकालिक भूखमरी की मात्रा या गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। तो ये बात तो 100% आपकी ठीक हो जाएगी कि जो दीर्घकालिक भूखमरी आती है वो अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। देयर इज नो डाउट, ऑप्शन ठीक है। और मौसमी भूखमरी ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होता है। बिल्कुल ठीक है। जैसे ग्रामीण एरिया में देखते हैं कि बिहार में देखा जाए तो बिहार के जो पश्चिमी बिहार है उसमें फिर क्या आ जाता है, उसमें बाढ़ आ जाता है। तो वहाँ के लोग धान का उत्पादन कर नहीं पाते, तो उनको चावल नहीं मिल पाता है, तो वो मौसमी बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं। और नगरीय क्षेत्रों में आपको पूरा साल भर रोजगार नहीं मिलता है तो भी आप बेरोजगार होते हैं। तो बात तो ये भी ठीक है। और 70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा है। तो बात ठीक है, 1970 के बाद जब हरित क्रांति आई है उसके बाद किसी प्रकार का अकाल आपने देखा है? नहीं देखा है ना। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। अगला, उपभोक्ता अधिकार निम्नलिखित में से किन अधिकारों की गारंटी देता है? ठीक है इस प्रश्न का उत्तर करिए। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग भी लाइक नहीं किए हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं भाई लाइक? क्लास आपकी है तो लाइक कौन करेगा? आप नहीं करेंगे तो करेगा कौन भाई? 2-2 घंटे की क्लास मैं आपके लिए ले रहा हूँ। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रोज नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? चलिए पढ़ते हैं। उपभोक्ता अधिकार, आप कहते हैं ना कि हम कंज्यूमर फोरम में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम शिकायत कर देंगे आपकी प्रोडक्ट की। अर्थात अगर जो आप अगर जो सोना खरीदने कभी गए हैं तो आप देखते हैं ना कि वहाँ पे उचित वजन है कि नहीं है। अर्थात अगर जो आप मान लीजिए सोना खरीद रहे हैं और आप जितना खरीदे हैं उससे कम आपको सोना मिलता है तो आप उसके विरुद्ध कहाँ जा सकते हैं? उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं। ठीक है, तो उचित वजन से कम वजन देने वाले के विरुद्ध आप उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं। मिलावटी, दोषपूर्ण और वस्तुएं खरीदने के विरुद्ध भी जा सकते हैं। कंपनियों के द्वारा अपने उत्पादों के झूठे दावे के विरुद्ध भी जा सकते हैं। और वस्तुओं और सेवाओं के बारे में सूचना पाने का अधिकार भी आपको है उपभोक्ता फोरम से। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। 1 2 3 4 दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उपभोक्ता के अधिकारों की, अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपको कहीं मिलेंगे नहीं, लेकिन ये सारे प्रश्न आप लोग के पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इसलिए कंसंट्रेशन से और ईमानदारी से प्रश्नों को सॉल्व करिए, है ना भाई। ये प्रश्न बार बार पेपर में आते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत कम होती है लोगों को। तो देखिए, उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आप विचार कर लीजिए और विचार करके बताइए। तो देखिए, 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया। विदाउट अ क्वेश्चन, अभी कुछ देर पहले हम लोग इस पे बात कर रहे थे, तो ये बात तो सही हो जाएगी। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना, तो बात ये भी 100% ठीक है कि जो 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा से संबंधित जो दिशा निर्देश दिए गए थे, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आंदोलन का आधार भी बना। सो ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। जितने लोग भी ए और बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूचना पाने का अधिकार कानून भारत में कब लागू होता है। ये भी अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। सर जी, हरित क्रांति वाला प्रश्न समझ में नहीं आया। जब से हरित क्रांति आई उसके बाद देश ने किसी प्रकार का अकाल या सूखा देखा है क्या? हम लोग बात करते हैं ना कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय जो योजना अवकाश चला था, वो किस लिए चला था? क्योंकि देश में अकाल पड़ा था। लेकिन जब हरित क्रांति आ गई तो उसके बाद किसी भी प्रकार का अकाल अर्थात खाद्यान्न की कमी आपको देखने को मिली क्या? नहीं मिली ना। ठीक है, बताइए क्या उत्तर आ रहा है? सूचना पाने का अधिकार कानून कब लागू हुआ, अर्थात राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया था, आरटीआई कब आया था? तो ये आया था अक्टूबर 2005 में। सो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिकों का ये अधिकार है कि वो अपने कार्य की सूचना प्राप्त कर सके। ऑप्शन नंबर ए। अगला, कि कभी कभी समाचारों में देखने वाले शब्द ISI, एग मार्क या हॉलमार्क आदि निम्नलिखित में से किससे संबंधित होते हैं? जैसे आप सोना खरीदने जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि हॉलमार्क देख लीजिएगा तब आप लीजिएगा, है ना। तो हॉलमार्क क्या बताता है, बताइए। ऑप्शन नंबर तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं ना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि वस्तुओं के मानक निर्धारण संगठन, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो देखिए, ध्यान समझिएगा कि कभी कभी समाचार पत्रों में दिखने वाले शब्द ISI, जब सोना खरीदने जाते हैं तो ये देखते हैं, हॉलमार्क या एग मार्क या हॉलमार्क आदि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वस्तुओं के मानक निर्धारण संगठन से। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण के जैविक घटक के अंतर्गत नहीं आता है? खूबसूरत सा प्रश्न है, एक बार नहीं अलग अलग परीक्षाओं में ये बार बार प्रश्न पूछा गया है। कॉपी पेन पास में रखिए, कुछ चीजें बताऊंगा उसको लिख लीजिए। कॉपी पेन पास में रखिए, कुछ चीजें बताऊंगा उसको लिख लीजिए, है ना। क्या उत्तर आ रहे हैं? ऑप्शन नंबर, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैविक घटक का मतलब क्या होता है। तो जैविक घटक का मतलब वो होता है कि जो जीवित तत्व है, जीवित तत्वों को ही जैविक घटक कहा जाता है। जो जीवित तत्व है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जैविक घटक बोलते हैं। जीवित तत्व जैसे मान लीजिए पक्षी है, तो पक्षी क्या है? जैविक घटक के अंतर्गत आ जाएगा। पशु है तो पशु भी जीवित है। पौधा है तो पौधे में भी वृद्धि है, तो पौधे भी क्या है? जीवित है। वन है तो वन में भैया पेड़ है, तो पेड़ भी क्या है? जीवित है। मत्स्य है अर्थात मछली की बात करें तो ये भी क्या है? ये भी जीवित ही है कि नहीं है? ये सब के सब जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जो पानी है, इसको आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये जीवित है।
पानी को जीवित नहीं कहा जा सकता है, जीवित तत्व पानी नहीं होगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अब देखिए एक बार में अगर जो आपको इस प्रश्न का प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ तो पूरी जिंदगी भर आपको ये प्रश्न याद रहेगा। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि एप्लीकेशन पे 1.5-2 घंटे मुझे ठीक से फॉलो करिए और 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे फॉलो करिए, कुछ भी नहीं छूटेगा। बस जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ, जितना कंटेंट मैं आपको एप्लीकेशन पे दे रहा हूँ उसको ठीक से फॉलो करिए, जितना कंटेंट यूट्यूब पे दे रहा हूँ उसको ठीक से फॉलो करिए। तो देखिए जैविक घटक का मतलब ये होता है कि जीवित तत्व, और जीवित तत्व जीवित तत्व का मतलब जिसके अंतर्गत वृद्धि हो। तो पक्षी हो गए, पशु हो गए, पौधे हो गए, वन हो गए, मत्स्य हो गया, ये सब जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन पानी को आप जीवित नहीं कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैश्विक उष्णता से क्या तात्पर्य है? वैश्विक उष्णता से क्या तात्पर्य है बताइए। वैश्विक उष्णता, तो अब वैश्विक उष्णता का मतलब ये होता है कि तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि। वैश्विक उष्णता का मतलब क्या होता है कि तापमान में वृद्धि, आपके वायुमंडल में तापमान का स्तर बढ़ रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं ना, कि पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि ही वैश्विक उष्णता कहलाती है। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। सो ध्यान रखिएगा कि वैश्विक उष्णता का मतलब क्या होता है। तो वैश्विक उष्णता मतलब तापमान में वृद्धि, और तापमान में वृद्धि मतलब पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि होगी। सो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि क्योटो जापान में जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब हुआ था? क्योटो सम्मेलन की बात हो रही है, बताइए। ठीक है, जहां पे वैश्विक उष्णता का सामना करने के लिए बहुपक्षीय समझौता हुआ था कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए। ठीक है ना, बताइए। क्योटो समझौता की बात करें तो इसमें कहा गया कि भैया हमको उन उद्योगों को कम करना है जो उद्योग ग्रीन हाउस गैस को रिलीज करते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस ओजोन क्षरण के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी बहुत सारी गलतियां आ रही है। तो जो क्योटो जापान में जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1997 में, और ये इसलिए हुआ था ताकि ग्रीन जो उद्योग ज्यादा ग्रीन हाउस गैस को रिलीज कर रहे हैं उन पे पाबंदी लगाई जाए। ठीक है, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग से बचा जाए। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खूबसूरत सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर आराम से करिए। कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए भाई। तो देखिए, विश्व में गंगा का मैदान सबसे गहन खेती और जनसंख्या घनत्व वो वाला क्षेत्र है। सो एब्सोल्युटली ये बात 100% ठीक है कि जो गंगा के किनारे है, जो गंगा का किनारा है वहीं पे सबसे ज्यादा लोग खेती भी करते हैं और रहने का स्थान भी है। क्यों? क्योंकि इसका कारण है कि लोगों को क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत सीएफसी यौगिकों तथा अन्य ओजोन अपक्षय रसायनों के प्रयोग पर रोक लगाया गया है। तो बात तो ये भी ठीक है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जो सीएफसी गैस होता है उसके रिलीज या उन गैसों के रिलीज पर प्रतिबंध लगाया गया है जो ओजोन का क्षरण करते हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि पहला और दूसरा दोनों ठीक होगा, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कि यूएनसीईडी का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है भाई?
ये तो बच्चों वाली प्रश्न है। बच्चों वाला प्रश्न है। क्या है पूरा नाम? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अंतर्गत धारणीय विकास पे बल दिया जाता है। धारणीय विकास का मतलब क्या होता है? सभी क्षेत्रों का विकास करना। अगला कि भारत में प्रति व्यक्ति जंगल भूमि लगभग कितनी है? भारत में प्रति व्यक्ति जंगल भूमि लगभग कितनी है? बताइए भाई। भारत में प्रति व्यक्ति जंगल भूमि लगभग कितनी है? तो ध्यान रखिएगा कि भारत में प्रति व्यक्ति जंगल भूमि लगभग 0.06 हेक्टेयर है। 0.06 हेक्टेयर है। और एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि प्रति व्यक्ति जंगल भूमि कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 0.47%। होनी कितनी चाहिए? 0.47% होनी चाहिए, लेकिन है कितनी? 0.06 हेक्टेयर है। सो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे। और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट दिए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक बहुत प्रकार के प्रश्नों में आप कंफ्यूजन की स्थिति में बने रहते हैं। सो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स का यहाँ पे नोट्स भी मिल रहा है, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट जरूर दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं निश्चित तौर पे जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। बस 1.5-2 घंटे आप मुझे एप्लीकेशन पे और 1.5-2 घंटे आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते रहिए। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिल रहा है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का कोर्स आप वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको टीआरई 4.0, 5.0 का बैच मिल जाएगा। बिहार में सेट का बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। उत्तराखंड में प्रवक्ता के लिए बैच मिल जाएगा। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए बैच मिल जाएगा। यूजीसी नेट छत्तीसगढ़ में सेट के लिए, झारखंड में टीजीटी, झारखंड में पीजीटी, D++ भी अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस, केवीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आज की क्लास थोड़ी जल्दी खत्म हो गई लग रहा है कि नहीं है? आज की क्लास आज की क्लास थोड़ी जल्दी खत्म हो गई। बताइए भाई। और जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे क्लास की।
ठीक है, कोई नहीं, कल मिलते हैं हम लोग फिर एक नए उत्साह नए एनर्जी के साथ। कल मिलते हैं फिर एक नए उत्साह और नए एनर्जी के साथ। कल और मजेदार सेशन आएगा, कल और मजा आएगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। चलिए आप तब तक के लिए पढ़िए, आगे बढ़िए। नमस्कार, धन्यवाद।